अपने इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे वीडियो को। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो इंडिया में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और यह स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर हम इस सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो थे अन्य न्यायाधीश थे। और इन मुख्य न्यायाधीश का नाम महत्वपूर्ण है, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 में एक प्रावधान था जिसमें कि धारा 87 थी और इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को जन्म, धर्म, लिंग आदि के स्थान पे किसी भी कंपनी में पद या स्थान के लिए उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा। और यही नियम बाद में चल के प्रशासन में भूमिका की मांग के रूप में भारतीयों द्वारा की गई। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा सबसे पहले भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शंस हैं 1935, 1946, 1937 या फिर 1947। तो अगर भारत में संघीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को की गई और यह स्थापना 1935 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे होगा सी। 1937 में 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को भारत में सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और यहाँ से आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो यह संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को गठित किया गया था, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रथम न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। मॉरिस ग्वेयर जो थे वह भारत के सबसे पहले संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शंस हैं 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1937 के द्वारा। तो जब 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया तो इसके अंतर्गत एक केंद्र या फिर संघ की स्थापना की बात की गई थी और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले केंद्र में द्वैत शासन की भी बात की गई थी कि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाएगी। उससे पहले प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी, जिसको कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया और प्रांतों के जगह पे केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1919। और जब 1935 ईस्वी का अधिनियम आया तो इस 1919 ईस्वी के नियम को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा केंद्र में सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। और यहीं पे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही की है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और वहीं पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किसके अंतर्गत शुरू की गई, तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं? आपको 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से संबंधित विशेषताएं दी गई हैं, कुछ बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषताएं 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थी। सबसे पहला बिंदु है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो सही होगा। तो ऑप्शन 1 जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो अगर बात करें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, तो यह व्यवस्था 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा की गई, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ना कि इसकी व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी व्यवस्था 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत की गई थी। तो जिसमें ऑप्शन 2 दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, 1 और 3 ये भी सही हो सकता है, 2 और 3, 2 इसमें है तो 2 सही नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सी और डी ऑप्शन को गलत कर दिया, क्योंकि 2 वाले ऑप्शन गलत होंगे। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो जब 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई, तो प्रांतों के प्रशासन को 2 विषयों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरी विषय। और इसी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरित की गई। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही आंसर होगा जिसमें पहला और तीसरा ऑप्शन हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन बी सही होगा, केवल 1 और 3 सही है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो था वह भारतीयों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को प्राप्त हुई। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ही प्रश्न पूछने का भी अधिकार भारतीयों को दिया गया। लेकिन भारतीय जो है वह अपना मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 ईस्वी के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या फिर 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगर हम 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की बात करें, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो इसके कई प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कि इसी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि द्वैत शासन के जनक कौन थे? वो थे लियोनस कार्टिस। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्वैत शासन के जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टिस। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1919 ईस्वी के
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीय विधानपालिका को द्विसदनीय बनाया गया, जिसमें कि पहले सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीय विधानपालिका द्विसदनीय बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में मैंने पीछे बताया भी कि किस प्रकार से 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गलत, भारत सरकार अधिनियम 1909 गलत, भारत सरकार अधिनियम 1919 गलत, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं दिया गया है। तो सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। वहीं अगर 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की बात की जाए, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ऑप्शन है 1961 का एक्ट, 1919 ईस्वी का एक्ट, 1917 ईस्वी का एक्ट या फिर 1915 ईस्वी का एक्ट। तो पीछे इसकी चर्चा हुई है किस प्रकार से 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा सबसे पहले द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे बी। 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी से, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से, भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी से या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 ईस्वी से। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यादेश की। अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत में, तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश की शक्ति थी वह 1861 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त थी। किंतु अगर बात करें भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की, तो वह 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से हमारे संवैधानिक विकास पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान जो हैं वह भारत सरकार अधिनियम से हूबहू ले लिए गए हैं या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिए गए हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वह हूबहू ले लिए गए हैं या फिर कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही प्रवर्तित या फिर प्रवृत्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया किस प्रकार से 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उससे बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में स्वीकार किए गए हैं और उनमें से एक ये भी है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह भी 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से स्वीकार किया गया है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना थी और इसके अंतर्गत 1937 ईस्वी में किस प्रकार से एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना भारत में की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो 1919 ईस्वी में
प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था, तो वह होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से जो चारों विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की विशेषता नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तो सही होगा और हमको चुनना कौन सा है जो सही नहीं होगा, नेगेटिव वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यही ऑप्शन गलत होगा क्योंकि अवशिष्ट विषय जो थे वह प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं बल्कि गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। किस प्रकार से, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और प्रांतों के अनुसार शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था। तो इस प्रकार से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात यहीं से हुआ। चौथा ऑप्शन है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। मैंने कई बार बताया कि किस प्रकार से 1919 ईस्वी के द्वारा जो प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी उसको 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया और उसकी जगह पे केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया गया। और द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? वह थे लियोनस कार्टिस। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। किसके अंतर्गत? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि एक अखिल भारतीय संघ और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तो सही आंसर क्या होगा? लागू की गई। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन हैं, संघीय विधायिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय गवर्नरों को। तो 1935 ईस्वी के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वह भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो प्रावधान है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में नहीं था। आपको नेगेटिव वाला आंसर चूज करना है। सबसे पहला है, देश के लिए एक लिखित संविधान। अगर हम बात करें भारत के लिए सबसे पहले लिखित संविधान के प्रावधान की बात, तो यह सबसे पहले क्रिप्स मिशन के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार से पहला ऑप्शन ही गलत है कि देश के लिए लिखित संविधान 1935 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, यह स्वीकार नहीं किया गया था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शंस को। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो यह 1935 ईस्वी के अधिनियम में था। तीसरा है, एक संघ की योजना पर विचार। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। चौथा ऑप्शन है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित या फिर नॉमिनेट किया जाना। तो यह बात भी 1935 ईस्वी के अधिनियम में थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी व्यवस्था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
ऑप्शन हैं, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तीसरा है, इसमें भारत विभाजन परिलक्षित है। और चौथा है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से 1935 ईस्वी के एक्ट का हमारे भारतीय संविधान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है और उसमें शामिल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद या तो भारत सरकार अधिनियम से ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है तो यह बात बिल्कुल सही होगी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। और बात करें इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली तो ये बात गलत है। भारत को स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत मिली थी। इसमें भारत विभाजन परिलक्षित है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना में था। अगला है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, तो यह बात भी बिल्कुल गलत है। रियासतें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आने के बाद समाप्त की गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो वर्मा को भारत से अलग भी भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के अंतर्गत ही किया गया और इसी के अंतर्गत 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, जिसको कि मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया और यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले मुसलमानों को प्रदान किया गया। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी को, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई और इस द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि कोई भी एग्जाम देंगे आप उसके लिए यह वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।